वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड वार टू। चलिए आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये समझाया कि वर्ल्ड वार टू के क्या क्या बैकग्राउंड्स थी, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फिर क्या कॉजेज़ रहे वर्ल्ड वॉर टू के, और अल्टीमेटली हमने आपको उसका पूरा कोर्स के भी अपने कॉज एंड इफ़ेक्ट थे उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया। आज हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ जा रहे हैं। जो इंटरनेशनल ऑर्डर आज इस्टेब्लिश्ड है इंटरनेशनल लेवल पर, इसमें बहुत बड़ा योगदान वर्ल्ड वार टू का ही है। उस वर्ल्ड वार टू के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हुए, उन्हीं के फलस्वरूप आज की डेट में आपको एक विश्व का जो स्वरूप नज़र आता है वो बहुत बड़े पैमाने पर वर्ल्ड वार टू की ही देन है। शुरुआत करते हैं। देखिए, वर्ल्ड वार टू ख़त्म हुआ, बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन आया। कॉलोनियलिज्म का खात्मा हुआ, नई कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हुई, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का जन्म हुआ। भारत है, इजिप्ट है, बर्मा है, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये सब आज़ाद हुए और अल्टीमेटली थर्ड वर्ल्ड कंट्री का हिस्सा बने। ठीक इसी तरह से नेशनलिज़म और डेमोक्रेसी के जिस कंसेप्ट को जन्म दिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन ने, इस कंसेप्ट में परिवर्तन आया। डेमोक्रेसी और नेशनलिज़म के इस कंसेप्ट ने समय के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, उनके सन्मुख टिके भी रहे, लेकिन वर्ल्ड वार टू के बाद ये परिवर्तित हुए। नेशनलिज़म का कंसेप्ट कमज़ोर पड़ा, पैट्रियोटिज़म का कंसेप्ट कमज़ोर पड़ा, और विश्व ने यह देखा कि हमें नए तरह से सोसाइटी को ऑर्गेनाइज़ करना होगा, जिस सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन में इकोनॉमी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। राष्ट्रवाद के नाम पर समाज को जोड़ना, परिभाषित करना, ये अब पीछे छूट चुका था, क्योंकि वैसा राष्ट्रवाद अब आगे नहीं बढ़ सकता था जैसा नेशन स्टेट के समय में हमने देखा, जिसमें नेशनल्स, जो लोग हैं, जो नेटिव्स हैं किसी कंट्री के, उनकी प्रॉस्पेरिटी इस बात पर टिकी थी कि भाई आप कितना एम्पायर बढ़ाते हैं या कितना नेशन एक्सपेंड करते हैं, कितने ज़्यादा दूसरी कंट्री के रिसोर्सेज को आप कैप्चर कर पाते हैं, और कितनी डॉन्टिंग पोजीशन है आपकी इंटरनेशनल ऑर्डर में। वो राष्ट्रवाद इन चीज़ों पर टिका हुआ था। लेकिन अब ये माना गया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है, नए तरीके हैं प्रोडक्शन के, न्यू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे में अब यदि समाज किसी आधार पर परिभाषित होगा तो वो बहुत बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था होगी, तो इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी करने की ज़रूरत है, ऐसा माना गया। तो ये कंसेप्ट नेशनलिज़म जैसे, ये आपको पीछे की ओर जाते नज़र आएंगे और नई आइडियोलॉजीज़ आपको आगे की ओर आती नज़र आएंगी। तो बहुत सी आइडियोलॉजीज़ का जन्म हुआ इस दौर में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास बहुत आगे बढ़ा, जहाँ एक तरफ ये मानवता को आगे ले जाने के लिए कारगर सिद्ध हुआ, वहीं दूसरी तरफ इसने ह्यूमन की एग्जिस्टेंस पे ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जब इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से हमने एटॉमिक एनर्जी और उसकी मदद से एटॉमिक बॉम्ब बनाने शुरू कर दिए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ ह्यूमैनिटी की एग्जिस्टेंस पे, और हमने जापान में इसका उदाहरण देखा भी। इस तरह के बहुत से परिवर्तन आ जाते हैं विश्व स्तर पर। पुराने लीडर्स ख़त्म होते हैं, जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस, नए लीडर उभर करके आते हैं, जैसे कि अमेरिका और रशिया, मतलब कि यूएसएसआर। इसी तरह से पुराने मिलिट्री ग्रुप्स जो हुआ करते थे, जो पुराने अलायंस और पुराने एक्सेस पावर के कंसेप्ट हमने देखे, उनकी बजाय अब नए आइडियोलॉजिकल ग्रुपिंग आपको देखने को मिलेगी, कैपिटलिस्ट वर्सेस सोशलिस्ट। और एक नया दौर शुरू होगा कोल्ड वॉर का, जो लंबा चलेगा। ये सभी चीज़ों को आज हम वन बाय वन पढ़ेंगे इन अलग अलग पॉइंट्स के माध्यम से। तो सबसे पहला पॉइंट है चेंज इन द टेक्निक्स ऑफ द वॉरफेयर, बिगिनिंग ऑफ द न्यूक्लियर एज। देखिए, वर्ल्ड वार टू जिम्मेदार है इस बात के लिए कि वॉरफेयर की टेक्निक्स में चेंजेस आए।
कई तरह की नई स्ट्रेटजीज़ अपनाई गई। मैंने आपको बताया था कि हिटलर की ब्लिट्ज़क्रिग स्ट्रेटजी, जिसके तहत उसने लाइटनिंग वॉर स्पीड कंसेप्ट को यूज़ किया, पोलैंड पर अटैक किया, देन डेनमार्क, देन नॉर्वे, देन इमीडिएटली लग्जमबर्ग, देन होलैंड, देन बेल्जियम, देन फ्रांस। तो इस तरह से सितंबर 1939 से शुरू होकर के मई 1940 तक वो फ्रांस तक के घुटने टिकवा चुका था। तो ऐसे में ये एक नई चीज़ थी, अभूतपूर्व था, अब तक नहीं देखा था, इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं था, या अनप्रेसिडेंट था। तो ऐसे में ये माना जाने लगा कि जो चीज़ें कई साल कई महीनों की थी वो अब कुछ हफ्ते कुछ दिनों में ही की जा सकती थी। आर्मी और नेवी का रोल कम हुआ, एयरफोर्स, एयरप्लेन, इनका रोल और बढ़ा। तो एयरफोर्स और एरोप्लेन का मेन रोल था इन वॉरफेयर प्रैक्टिसेस में। ये हमने देखा कि जर्मनी के द्वारा ख़ास तौर पर यही स्ट्रेटजी अपनाई जाती थी कि किसी भी कंट्री पर अटैक करने से पहले, ज़मीनी तौर पर अटैक करने से पहले आप वहाँ पर हवाई हमले करने शुरू कर दें, एयर रेड्स, एयर बम्बार्डमेंट्स, जिसके ज़रिए वो कंट्री भयभीत हो जाए, सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाए, वहाँ के लोग पहले ही डर चुके हों, सेनाओं का मनोबल गिर चुका हो, और ऐसे में फिर फ्रंटल अटैक ओपन किया जाए तो उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल हो रही थी। और फाइनली आपने देखा कि हम किस दिशा में गए। ह्यूमन इस समय तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इस पराकाष्ठा तक पहुँचा कि उसने न्यूक्लियर वेपन बनाने की कला को सीख लिया था। उसने एटॉमिक नॉलेज को, उससे उत्पन्न एटॉमिक एनर्जी को, जिसे कि नेचुरली डेवलप इसीलिए किया गया कि कंस्ट्रक्टिवली यूज़ किया जाएगा, उसके नेगेटिव यूज़ को भी सीख लिया था। और एटॉमिक बॉम्ब उसका एक क्लियर कट एक्सप्रेशन था, और वो यूज़ हुआ जापान में। तो ये हज़ार्डस था, डिज़ास्ट्रस था, जनरेशन टू जनरेशन्स के लिए। ह्यूमन ऐसा लगने लगा जैसे सुपर ह्यूमन हो चुका है, और अब वो किसी तरह से खुद की ही एग्जिस्टेंस के लिए एक थ्रेट बन चुका है। साइंटिस्ट हमेशा इस बात से भयभीत रहे कि इस तरह की एटॉमिक पावर हमें कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए एक वेपन के तौर पर। ये नुकसान ही करेगी, क्योंकि इससे न्यूक्लियर वेपन रेस स्टार्ट हो जाएगी। और जैसा वर्ल्ड एटमॉस्फेयर है इस समय में, सभी सस्पिशियस हैं एक दूसरे को लेकर के। थोड़ा बहुत भी सस्पिशन, जिसमें संदेह में हो सकता है गलती भी हो, तो थोड़ा बहुत भी सस्पेशन जो गलत हो सकता है, और या फिर किसी भी तरह से कोई रूलर है अगर वो संकी है। तो हमने नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल ऑलवेज़ देखा, वो उनके पास जो भी मिसाइल्स वगैरह हैं, मैं न्यूक्लियर वेपन की बात नहीं कर रहा, जो भी मिसाइल्स हैं वो अक्सर उनके यूज़ की बात करते हैं। तो वो क्या है, वो सनक है उनकी। तो इस तरह से एटीट्यूड ऑफ द रूलर, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, एटीट्यूड ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री, अगर वो थोड़ा भी विपरीत दिशा में जाए तो फिर न्यूक्लियर वेपन यूज़ किए जा सकते हैं। थोड़ा भी सस्पिशन यदि हो तो न्यूक्लियर वेपन यूज़ हो सकते हैं, और इससे नुकसान बहुत ज़बरदस्त हो सकता है पूरे विश्व भर को। ऐसा यहाँ पर साइंटिस्टों का मानना था, लेकिन ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ चुकी थी। सही मायने में इसका पर्पस क्या था? देखिए, जब हिटलर ने अपना रीआर्मामेंट करना शुरू किया 1935 ऑनवर्ड्स, जब उसने वर्साइले ट्रीटी के क्लॉजेस को तोड़ना शुरू किया, उसने रीमिलिटराइज़ करना शुरू किया, खुद को आर्मामेंट करना शुरू किया, उसका तर्क ये था अपने लोगों को और पूरे विश्व स्तर को कि मैं वर्ल्ड पीस के लिए, वर्ल्ड लेवल पर एक पीस एग्जिस्ट करे, उसके लिए ऐसा कर रहा हूँ। और वो इसलिए ऐसा कहते थे कि जर्मन्स इसलिए ऐसा कहते थे कि उनका मानना था कि अमेरिका के पास, ब्रिटेन के पास, फ्रांस के पास, यूएसएसआर के पास, ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द ट्रीटी ऑफ वर्साइले, अनड्यू पावर है, अनड्यू वेपन्स हैं और मिलिट्री है, जिसकी वजह से एक अनजस्ट ऑर्डर है पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को लेकर के। ऐसे में इस अनजस्ट इंटरनेशनल ऑर्डर में एक थ्रेट ऑलवेज बना रहता है इन मजबूत कंट्रीज़ का कमज़ोर कंट्रियों के सामने। तो इस वजह से ये ऑलवेज़ अपने ही डिस्क्रिशन पे एक्ट करती हैं जो मजबूत कंट्रीज़ हैं। इनको बैलेंस करने के लिए और वर्ल्ड लेवल पर एक पीस इस्टेब्लिश करने के लिए, सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए हमें भी अपने वेपन्स डेवलप करने हैं, हमें भी अपनी आर्मी को इंस्टॉल करना है। ठीक इसी तरह से न्यूक्लियर वेपन का पर्पज़ यही बनाया गया था कि एक डेटरेंस क्रिएट किया जाएगा, कंट्रीज़ वॉर ना करें, उनको न्यूक्लियर वेपन का डेटरेंस होगा कि वॉर ना करें, न्यूक्लियर वेपन यूज़ हो सकता है।
इससे एक इंटरनेशनल पीस एस्टेब्लिश होगा। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या है? हुआ यही है कि अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन था, अमेरिका सोल न्यूक्लियर वेपन कंट्री थी। और इसके बाद जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुआ, उसके बाद अमेरिका ने जब इंटरनेशनल ऑर्डर को कंट्रोल करना चाहा, एक यूनिपोलर वर्ल्ड बनाने की कोशिश की, तो फिर यूएसएसआर ने उसको कन्फ्रंट करते हुए, उसको रिटेलिएट करते हुए खुद की वेपन फॉर्मेशन स्टार्ट की और एक वेपन रेस स्टार्ट हुई अमेरिका और रशिया के बीच में। और इस आर्म्स रेस में न्यूक्लियर वेपन जम करके बने, न्यूक्लियर स्टॉक पाइल डेवलप हुआ। इस रेस में फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना भी शामिल हुआ, और फिर भारत ने भी परीक्षण किया, पाकिस्तान ने भी परीक्षण किया। घोषित 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं। अब अल्टीमेटली भारत और अमेरिका ने भी उसमें, भारत और पाकिस्तान ने भी वो परीक्षण किए हैं, तो वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं अघोषित तरीके से, अनअनाउंस्ड वे में। तो कुल मिलाकर के नई साइंस, नई टेक्नोलॉजी, नए वॉरफेयर की टेक्निक्स वर्ल्ड वार 2 से उभर करके आई, और इसके बाद से ही इंटरनेशनल लेवल पर हमने जो भी वॉर हुई हैं, कोल्ड वॉर के तहत जितनी भी बैटल्स हुई हैं, अगर उनको हम देखें तो उनमें यही नज़र आता है। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स आपने डेवलप की, क्रूज़ मिसाइल्स हैं आपके पास, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं आपके पास, सुपरसोनिक जेट आपने प्रिपेयर किए, सबमरीन्स आपने तैयार की। और सबसे बड़ी खासियत कि ये सबमरीन्स की बात करें, अगर हम न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात करें, हम एयरक्राफ्ट की बात करें, तो ये आपने प्रिपेयर किए जो कि न्यूक्लियर एनर्जी से भी चल सकते हैं। न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने के लिए भी सक्षम है, ये खुद भी न्यूक्लियर एनर्जी से चल सकते हैं। तो इस तरह के वेपन्स डेवलप हुए और एक आर्म्स रेस की शुरुआत हुई। डिसआर्मामेंट को लेकर के लंबे समय से बहस चलती आ रही है। मैंने आपको बताया था वर्ल्ड वार 1 के बाद डिसआर्मामेंट एक मेन क्लॉज था, लेकिन डिसआर्मामेंट फॉलो नहीं हो पाया। लीग ऑफ नेशन इस मामले में विफल रहा। उस समय में किए गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास भी कामयाब नहीं हुए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही भारत इस प्रयास में लगा रहा कि इंटरनेशनल लेवल पर डिसआर्मामेंट हो, लेकिन डिसआर्मामेंट उस स्तर पर हो नहीं पाया। ट्रीटीज़ लाई गई न्यूक्लियर वेपन की फॉर्मेशन और उसके एक्सपेरिमेंट्स करने को लेकर के, लेकिन अल्टीमेटली वो भी साइन नहीं हो पाई। उसका कारण ये रहा कि पुराने स्टॉक पाइल को ख़त्म नहीं किया जा रहा। इस वजह से जिन मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर साइंस नहीं है, उनका मानना ये है कि हमें भी इसे विकसित करना है, ताकि जिनके पास स्टॉक पाइल पहले से है, हम उनका मुकाबला कर सकें और एक इंटरनेशनल पीस इस्टेब्लिश हो सके, सभी लेवल प्लेइंग ग्राउंड पर हो। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू 2 आइडियोलॉजीज़। देखिए, वर्ल्ड वार 2 से पहले बहुत महत्वपूर्ण जो एक सोच थी वो था राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। मैंने बहुत अच्छे से वर्ल्ड वार 2 के फर्स्ट 2 लेक्चर्स में, आज चौथा लेक्चर है, फर्स्ट 2 लेक्चर में समझाया कि नेशनलिज्म ने कैसे रोल प्ले किया। आपके नए नए राष्ट्र बने थे, आपकी राष्ट्र के प्रति भक्ति ही आपको एक तरह से अल्ट्रा नेशनलिज्म की तरफ ले गई। आप एक्सट्रीम राइट हुए और फिर उसकी वजह से युद्ध हुए, चाहे फिर वो वर्ल्ड वार 1 ही था, चाहे वर्ल्ड वार 2 था। लेकिन अब समय आ गया था, समय बदल चुका था। वर्ल्ड वार 2 के बाद अगर आप देखेंगे तो नई आइडियोलॉजीज़ एग्जिस्टेंस में आएंगी स्ट्रांगली। एक तरफ आपको नज़र आएगा डेमोक्रेसी और दूसरी तरफ नज़र आएगा कम्युनिज़म। डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कम्युनिस्ट कंट्री डेमोक्रेसी फॉलो नहीं कर रही थी। रशिया खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ही बताता है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस की बात करें तो इसको डेमोक्रेटिक फ्रंट के तौर पर देखा गया है। और रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की बात करें, तो इन्हें कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के तौर पर देखा गया है। तो कम्युनिज़म और डेमोक्रेसी, ये 2 कंसेप्ट यहाँ पर प्रिवेल कर गए बहुत स्ट्रांगली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसमें से जो कम्युनिस्ट हैं उनका मानना ये था, जो कम्युनिज़म की आइडियोलॉजी थी वो ये मानते थे कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो जनता के हाथ में होने चाहिए, यानी कि सभी रिसोर्सेज पब्लिक के कंट्रोल में हों, रिसोर्सेज नेशनलाइज कर दिए जाएं, प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा कंसेप्ट ना हो, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही कैपिटलिज्म का आधार बनता है। और कैपिटलिज्म ने अब तक एक्सप्लॉइटेशन किया है, क्योंकि कैपिटलिज्म ही है जिसकी वजह से कॉलोनियलिज्म हुआ, इम्पीरियलिज्म हुआ। तो कुल मिलाकर के निजी संपत्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, संपत्ति सभी देशवासियों की होनी चाहिए, और उन देशवासियों के द्वारा स्थापित की गई गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी की कस्टडियन होगी, यानी कि उस प्रॉपर्टी को रेगुलेट करेगी, कंट्रोल करेगी, डेवलप करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो ऐसे में पब्लिक कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि सरकारी कंट्रोल होना चाहिए, नेशनलाइजेशन होना चाहिए सभी रिसोर्सेज का। ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो पब्लिक कंट्रोल में होने चाहिए, और कोई भी पर्सन
किसी भी तरह के प्रिविलेज पर, लेजर पे नहीं पल सकता, उसका आमदनी में कोई हिस्सा नहीं हो सकता अगर वो खुद से काम ना करे। प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्या होता है कि यू हैव प्रॉपर्टी, यू आर लैंडलॉर्ड, आप अपनी ज़मीन है, आपकी अपनी फैक्ट्रियाँ हैं, आप काम मत करिए, जो भी कोई काम करेगा उन खेतों में वो करेगा, लेबर कोई और परफॉर्म करेगा, उससे होने वाली कमाई जो है, कमाई पर हिस्सा आपका है। वेजेस आप उसने जो लेबर परफॉर्म की है, उसने जितने घंटे आपको दिए हैं काम के, आप उसको उसके वेजेस दे देंगे। लेकिन जो उस पर उसने स्किल्स लगाए हैं जिसकी वजह से वो हाई लेवल इनकम हुई है, उस पर अधिकार आपका होता था। तो कम्युनिस्ट स्टेट्स बोलते थे कि ऐसा नहीं है, जब तक आप स्वयं से कुछ नहीं कर रहे हैं उसके बदले में आपको वेज मिलेगा। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर आप किसी भी तरह की आमदनी के भागीदार नहीं हैं। तो एक तरह की कोई रिच एंड पुअर की क्लास नहीं हो, ऐसा ये मानते। तो क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, कास्ट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, ये ऐसा मानते हैं। किसी तरह की डिवीज़न नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में, ऐसा मानते हैं। इसके उलट अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो नेचुरली बात है कि डेमोक्रेसी में भी ये माना जाता है कि रिच और पुअर के बीच में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। रिच और पुअर जैसी डिविजन्स नहीं होनी चाहिए, स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट इन्हें स्पॉन्सर ना करे, इनको ख़त्म करने की कोशिश की जाए, इनको कम करने की कोशिश की जाए। लेकिन डेमोक्रेटिक स्टेट में कंसेप्ट यहाँ पर यह आ जाता है कि जो नेशनलाइजेशन नहीं की जाती, प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स वहाँ पर रहते हैं, बट जो गवर्नमेंट है उसका रूल है कि वो रेगुलेट करे, वो ये देखे कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको रेगुलेशन कैसे करनी है, तो उसके लिए रेगुलेशन के लॉज बनाए, उसके एक्सपेंशन को देखे कि किस तरह से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेंड हो सकते हैं, यानी कि रिसोर्सेज कैसे एक्सपेंड हो सकते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है क्योंकि उन्हें इस बात को इंश्योर करना है कि जो कैपिटल है और जो लेबर है, यानी कि जो ऑनर है और जो वर्कर है, इसके बीच में एक वेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना चाहिए। जो लैंडलॉर्ड है और जो उसके पास काम करने वाला एग्रीकल्चर लेबरर है, जो पीजेंट है, इनके बीच में भी वेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, वेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी के ऊपर एक लेवल तक अधिकार सबका होना चाहिए, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स को ख़त्म ना किया जाए, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स होंगे, अल्टीमेटली किसी को ये नज़र आएगा कि वो धन एकत्रित कर सकता है, संपत्ति एकत्रित कर सकता है, तो ही वो अपने स्किल्स, अपनी एंटरप्रेन्योरियल नॉलेज, अपने कैपिटल को निवेश करेगा, उस संपत्ति का विकास करेगा, किसी भी रोज़गार का विकास करेगा। इससे इनकम इंक्रीज़ होती है, इससे एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं, इससे प्रोडक्शन बढ़ती है, गुड्स एंड सर्विसेज का ज़्यादा बहाव आता है और अल्टीमेटली इसी से जॉब क्रिएशन होती है और उससे लोगों को आमदनी मिलती है और उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होता है। इससे ज़्यादा वाइडर चॉइसेस डेवलप हो पाती हैं क्योंकि आप ज़्यादा वैल्यू एडिशन करते हैं अपने रॉ मटेरियल पर, अपने रिसोर्सेज पर। तो कैपिटलिस्ट स्टेट इस टेंडेंसी को मानते थे, लेकिन विद डेमोक्रेटिक इंटरवेंशंस। तो ये वो कैपिटलिज्म नहीं था जो इम्पीरियलिज्म के द्वारा स्पॉन्सर्ड कैपिटलिज्म था। ये कैपिटलिस्ट टेंडेंसी प्राइवेट प्रॉपर्टी कंसेप्ट पे बेस्ड है, लेकिन ये डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। तो इस तरह से विश्व पूरी तरह से दो आइडियोलॉजीज़ में उस समय में आपको परिभाषित नज़र आता है। अब इस आइडियोलॉजी में अगर हम बात करें तो अमेरिका जो है उसका स्ट्रांगली ये मानना था, ख़ास तौर पर ट्रू मैन का, उन्हीं के ये आइडियोलॉजी है जिनका ये मानना था कि किसी भी तरह से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम एक्सपेंड नहीं होना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने कंटेनमेंट पॉलिसी शुरू की और उनका ये पूरी तरह से उनकी प्लानिंग थी कि किसी भी लेवल पर इसे कंटेन करना चाहिए। तो वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा कंटेनमेंट की शुरुआत की गई कि किस तरह से हमें रशियन एक्सपेंशन को, रशियन आइडियोलॉजी के पेनिट्रेशन को, रशियन पॉलिटिकल सिस्टम को कंटेन किया जाए, वर्ल्ड लेवल पर रोका जाए, वो ज़्यादा मुल्कों में ज़्यादा लोगों तक ना पहुँच पाए। और इसी के तहत आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद यूरोप बुरी तरह से इकोनॉमिक स्लो डाउन से जूझने लगा था। उसका कारण ये था कि भाई आपको कई तरह के नुकसान हुए। मेन नुकसान का आधार ये था कि जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फिज़िकल डिस्ट्रक्शन हुआ, लॉस हुआ, आपके जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस के मीडियम हैं उनको लॉस हुआ। फिर इन्फ्लेशन भी बहुत ज़बरदस्त था इस समय तक, और अल्टीमेटली करेंसी को लेकर के क्लैरिटीज़ नहीं थी, पॉलिटिकल सिस्टम में एक अनसर्टेनिटीज़ थी, और आपकी कॉलोनीज़ भी आपसे आज़ाद हो रही थी। ये सभी कारण थे। तो यूरोप एक तरह के इकोनॉमिक डिसरप्शन के दौर से गुज़र रहा था। ऐसे में ब्रिटेन के पास वो सामर्थ्य नहीं बचा था कि ब्रिटेन अब वेस्टर्न वर्ल्ड को लीड कर सके। वो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के तौर पर चरमरा गया था। फ्रांस की भी यही हालत थी। तो ऐसे में वो लीडिंग कमांड जो है वो ली अमेरिका ने, और अमेरिका के द्वारा ही ये इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम था जो चलाया गया, जिसे हम मार्शल प्लान भी कहते हैं।
जिसकी वजह से वेस्टर्न यूरोप पुनः अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। काफ़ी बड़ा था ये इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम। अगर 1948 से 49 का डाटा देखें तो $4 बिलियन इस इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम यानी कि मार्शल प्लान के तहत अमेरिका ने एज एन इकोनॉमिक एड प्रोवाइड किया था वेस्टर्न वर्ल्ड को। अब इसके तहत उनकी इकोनॉमी वापस से चल पड़ी, अर्थव्यवस्था का पहिया चल पड़ा, डिमांड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज़ हुई। 1950 तक आते आते वो थोड़ा स्टेबल होने लगे, लेकिन सही मायने में इसका लाभ उनको नहीं मिल पाया जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी, क्योंकि वो कम्युनिज्म के प्रभाव में थी और रिलेटिवली वो उतनी डेवलप नहीं हो पाई। तो अगर आप देखें तो वेस्टर्न यूरोप काफ़ी डेवलप रहा, जैसे कि फ्रांस की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, वेस्टर्न जर्मनी की बात करें, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स की हम बात करें, ये काफ़ी विकसित रहा। स्पेन भी विकसित हुआ। लेकिन अगर आप ईस्टर्न यूरोप की बात करते हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, उसके बाद बल्कान कंट्रीज़ आ जाती हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये उस लेवल पर विकसित नहीं हो पाए, उतना ग्रो नहीं कर पाए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर जो इकोनॉमिक रिकवरी पैकेज प्रोवाइड किया गया अमेरिका के द्वारा बाय द नेम ऑफ मार्शल प्लान, वो क्योंकि एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के प्रभाव क्षेत्र में था ईस्टर्न यूरोप, तो उनको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, वेस्टर्न यूरोप को किया जा रहा है। तो अमेरिका ने अपने द्वारा प्रोवाइड किए गए इस इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम को एक टूल की तरह यूज़ किया कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को रोकने के लिए, ताकि अमेरिका का प्रभाव बना रहे मुल्कों के ऊपर। तो आपको ये बात समझनी होगी कि जो रिकवरी प्रोग्राम है अमेरिका का, एक तरफ तो जेन्युइनली उस रिकवरी प्रोग्राम को चलाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर यूरोपियन वर्ल्ड ग्रो नहीं करता, डेवलप नहीं होता, तो लंबे समय तक फिर अमेरिकन इकोनॉमी भी सर्वाइव नहीं कर सकती थी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इकोनॉमीज़ इंटरकनेक्टेड होती हैं एक दूसरे पर। और दूसरी बड़ी बात कि उस समय में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को कंटेन करने के लिए, रशिया के प्रभाव को कम करने के लिए भी अमेरिका ने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाया है। उसके लिए उसने अपनी इकोनॉमिक एड प्रोग्राम का सहारा बड़े स्तर पर लिया है। तो यह अमेरिका की एक डेलिब्रेट पॉलिसी है। रशिया आरोप लगाता है कि आपके द्वारा ये चलाई गई डेलिब्रेट पॉलिसी है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि अल्टीमेटली दो आइडियोलॉजीज़ में पूरा वर्ल्ड बटा है, और वो आइडियोलॉजीज़ की वजह से एक समय तक आते आते फिर पूरा वर्ल्ड दो ब्लॉक्स में बढ़ जाएगा। पॉलिटिकली वर्ल्ड को आप दो हिस्सों में बढ़ते हुए देखेंगे, द यूएसएसआर ब्लॉक, द कम्युनिस्ट ब्लॉक और द ईस्टर्न ब्लॉक, और द वेस्टर्न ब्लॉक, द अमेरिकन ब्लॉक और द डेमोक्रेटिक ब्लॉक। नेक्स्ट है वीकनिंग ऑफ द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि इस दौर तक नेशनलिज्म की जो एक स्पिरिट थी वो पीछे की ओर जाती रही, कम होती रही। पैट्रियटिज़म, अटैचमेंट टू द मदरलैंड, इस तरह के कंसेप्ट्स पीछे जाते रहे वर्ल्ड वार II के दौरान। इसके कई एस्पेक्ट हैं। पहला एक मेन एस्पेक्ट ये है कि वर्ल्ड वार II के दौरान आपने ये देखा होगा कि आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू द पैट्रियटिज़म, लव टू द मदरलैंड। आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड ग्रुप्स ऑब्जर्व होकर के आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि इटली है, और इटली में ही बहुत से सेक्शंस ऐसे हैं जो मुसोलिनी के अगेंस्ट चले गए थे 1943 जुलाई में, जब अमेरिका ने, ब्रिटेन ने अलाइड पावर्स के तौर पर इटली पर अटैक किया। और वही सेक्शंस हैं जो अलाइड फोर्सेस के साथ आए और मुसोलिनी को वहाँ से अरेस्ट किया गया। बाद में जर्मन्स ने मुसोलिनी को वहाँ से निकाला। फिर मुसोलिनी ने अपने द्वारा एक वहाँ पर गवर्नमेंट बनाई जो प्रो जर्मन है, और उस गवर्नमेंट के साथ मुसोलिनी ने इटली को दोबारा से आज़ाद कराना चाहा था, लेकिन वो नहीं हो पाया। ये हमने कल कोर्स के दौरान पढ़ा। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इटली में ही सेक्शंस हैं जिसके लिए इटली एज अ नेशन, एज अ मदरलैंड उतनी प्रायोरिटी नहीं रख रहा है। मतलब कि इटली में जो एक स्टेट है, जो सिस्टम है, वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस नाम पे कि वो स्टेट, वो गवर्नमेंट एटलीस्ट उस नेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, उस मदरलैंड को रिप्रेजेंट कर रही है। इस नाम पर ये ग्रुप सपोर्ट नहीं कर रहा है मुसोलिनी की गवर्नमेंट को। इनफैक्ट ये मुसोलिनी के ओपोनेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आइडियोलॉजिकली ये उनके साथ मैच करते हैं, डेमोक्रेसी के लिए खड़े हैं। ठीक, हमने ये भी देखा था कि चार्ल्स डी गॉल फ्रांस से चले गए थे ब्रिटेन, और फ्रांस में जर्मनी का कब्जा हो गया था, और अल्टीमेटली चार्ल्स डी गॉल वहाँ से लड़ाई लड़ रहे हैं फ्रांस को आज़ाद कराने की, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन थी ब्रिटेन की तरफ, डेमोक्रेसी की तरफ। ठीक इसी तरह हमने देखा कि
बहुत से ग्रुप्स हैं, जैसे कि नॉर्वे में प्रो फासिस्ट लीडर्स जो हैं उन्होंने सपोर्ट किया था जब हिटलर ने नॉर्वे में इन्वेड किया, अटैक किया, तो वो नॉर्वे के प्रति अपनी स्वामी भक्ति नहीं रख रहे हैं, वो एक आइडियोलॉजी के प्रति अपनी स्वामी भक्ति रख रहे हैं और वो है फासिस्ट आइडियोलॉजी, नाजिस्ट आइडियोलॉजी। तो इस दौरान आपको ये नज़र आएगा कि आइडियोलॉजीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। वर्ल्ड वार टू की एक देन ये भी है, और वर्ल्ड वार टू के दौरान ही ये ट्रेंड नज़र आने शुरू हो गए थे कि किसी एक मुल्क पर जो एनिमी पावर अटैक कर रही है, इनफैक्ट उसी मुल्क में रह रहे बहुत से सेक्शंस या पार्टीज़ उस एनिमी कंट्री को सपोर्ट कर रही हैं क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी मैच करती है उसके साथ। लेकिन एक समय में ऐसा नहीं था, नेशन स्टेट कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था और नेशन ही सर्वोपरि था, चाहे फिर वहाँ का जो स्टेट है, जो ऑपरेटर्स है, गवर्नमेंट है, वो कोई भी कदम उठाए लोग उनके साथ थे, ये कंसेप्ट हुआ करता। तो ये चेंज आया। सेकंड कंसेप्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हो चुकी थी, टाइम एंड स्पेस कम हो गया था, मैटर नहीं करता था, दूरियाँ कम हो चुकी थी, टाइम बहुत कम लगता था अब एक जगह से दूसरी जगह जाने पे, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के नए मोड एग्जिस्टेंस में आ चुके थे, पूरा वर्ल्ड एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा था कल्चरली, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। ऐसे में नई तरह की ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्टेंस में आ रही थी, पूरा वर्ल्ड नए इंटरनेशनल ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा था जिसमें पूरे वर्ल्ड की सोशल ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कंसिडरेशन पर बेस्ड थी। तो इस वजह से भी आपको नेशनलिज्म कम होता नज़र आएगा और आपको एक कोलैबोरेशन नज़र आएगी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका एक बड़ा उदाहरण था, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यही हमें देखने को मिला यहाँ पर कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्टेंस में आएंगी, बहुत सारी पैन वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्टेंस में आएंगी, उनका इन्फ्लुएंस होगा नेशंस के ऊपर, नेशंस की डिसीजन मेकिंग के ऊपर, नेशंस आपस में कोलैबोरेट करेंगे। यूरोपियन यूनियन बन करके आई वर्ल्ड वार टू के बाद, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस बन करके आएंगी। तो इस तरह से नेशनलिज्म कहीं ना कहीं पीछे चला जाता रहा है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो न्यू ग्लोबल सोसाइटी है, ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट है, ये ज़्यादा प्रमुख हो गया है क्योंकि वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है, मींस ऑफ प्रोडक्शन अब इंटरकनेक्टेड हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन सारी के सारी अब एक दूसरे पर निर्भर करती है। तो इंटरडिपेंडेंस ज़्यादा बढ़ी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बढ़ जाने की वजह से, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन आया, इसकी वजह से आत्मनिर्भरता जो है वो आप एक दूसरे पर जा कर के ज़्यादा डिपेंड होने शुरू हो गए, चाहे रिसोर्सेज के लिए, चाहे किसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स की प्रिक्योरमेंट के लिए, या फिर किसी तरह से मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। किसी भी सेंस में आप इंटरडिपेंडेंस ज़्यादा नज़र आ रही है इंडिपेंडेंस के कंसेप्ट के कंपैरेटिवली, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर एक इंटरनेशनलिज्म नज़र आ रहा है, नेशनलिज्म कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है। वर्ल्ड वार वन के बाद हम इंटरनेशनलिज्म को विकसित नहीं कर पाए थे, ये भी हमारा एक फेलियर था। नेशनलिज्म स्टॉन्च रहा जापान में, इटली में, जर्मनी में, और ये कारण रहा कि वो अग्रेसिव ज़्यादा हुए। तो अब आपको एक इंटरनेशनलिज्म नज़र आएगा एज़ कम्पेयर टू नेशनलिज्म, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। एम्फेसिस ऑन टोटलिटेरियनिज्म, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, अब मुद्दे की बात यह है कि वर्ल्ड वार वन के बाद जापान, जर्मनी और इटली में हमें टोटलिटेरियनिज्म नज़र आ रहा है। अगर जर्मनी की बात करें तो एडोल्फ हिटलर है, अगर हम इटली की बात करें तो बेनिटो मुसोलिनी है, वो टोटलिटेरियन वे में रूल करना चाहते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे वर्ल्ड वार टू के बाद भी हमें ये नज़र आ रहा है। देखिए, वर्ल्ड वार टू जो है वो डेमोक्रेसी की अग्रेशन पर जीत के तौर पर लड़ा जा रहा था, डेमोक्रेसी की अथॉरिटेटिव और टोटलिटेरियनिज्म रूल के ऊपर जीत के तौर पर लड़ा जा रहा था, डेमोक्रेसी की फांसीवादी नाजीवादी सोच के ऊपर जीत के तौर पर लड़ा जा रहा था। और नेचुरली डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जीती भी हैं, ब्रिटेन जीता, अमेरिका जीता, फ्रांस जीता, ये अपने सर पर टैग लगा करके घूमते थे कि हम डेमोक्रेटिक हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसीज जीती भी हैं इस तरह की फासिस्ट नाजिस्ट फोर्सेस के अगेंस्ट। लेकिन जीतने के बाद हुआ क्या है, डेमोक्रेसीज सर्व नहीं कर पाई लोगों को उस लेवल पर। डेमोक्रेसी की वीकनेसेस, उसकी हॉलोनेस निकल करके आई सरफेस पे, क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन का एक दौर आया, इकोनॉमिक स्लो डाउन आया, अनएम्प्लॉयमेंट नज़र आई वर्ल्ड वार टू के बाद, पॉवर्टी नज़र आई, इन्फ्लेशन ज़बरदस्त थी। तो उस लेवल पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं था, तो डेमोक्रेसी लोगों को सर्व नहीं कर पा रही थी, उनके एस्पिरेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी। यहाँ पर अब लोग जो हैं वो नाराज़ चल रहे थे डेमोक्रेसी से। ऐसे में जब डेमोक्रेसीज़ के ख़िलाफ़ हैं लोग, तो डेमोक्रेटिक सेटअप जो है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो इनसिक्योरिटी में चली जाती है, उसको बहुत सारी चीज़ों का डर लगता है। और मैंने बताया कि इस समय वर्ल्ड इंक्लाइंड था आइडियोलॉजीज़ की तरफ, वर्ल्ड वार टू से ही इसकी देन
चल पड़ी थी। अब अगर ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में अगर गवर्नमेंट है, ब्रिटेन डेमोक्रेटिक है, खुद को कहता है डेमोक्रेटिक है, लेकिन आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशंस बहुत ज़बरदस्त हो गई हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ग्रुप्स की। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है, सपोज़ कीजिए वो आइडियोलॉजी है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, तो वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसे में अगर लोग उस समय की ब्रिटिश डेमोक्रेसी से सेटिस्फाई नहीं है, जो ब्रिटेन में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इकोनॉमिक फ्रंट पर फेल हो रही है, ऐसे में लोग उसी देश की एक पॉलिटिकल पार्टी जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रही है, लोग उसके साथ जा कर के जुड़ सकते हैं। इस बात से वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट और वो डेमोक्रेसी, वो आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेसी, वो इनसिक्योरिटी में है, वो सस्पिशन में है। इसकी वजह से आवाज़ बंद की जाएगी। तो वर्ल्ड वार 2 के बाद आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि वो जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ पर, और सो कॉल्ड कम्युनिस्ट कंट्रीज़ भी, कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में भी आप जाएंगे तो वहाँ पर अगर कोई डेमोक्रेसी की बात करेगा, वेस्टर्न कैपिटलिज्म की बात करेगा, डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म की बात करेगा, दोनों ही रीजन में, दोनों ही वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक में जो रिस्पेक्टेड आइडियोलॉजी को होल्ड करने वाली कंट्री हैं, अगर मैं वेस्टर्न ब्लॉक के तौर पर मान लीजिए अमेरिका ब्रिटेन को लेता हूँ, ईस्टर्न ब्लॉक के तौर पर मान लीजिए रशिया चाइना को लेता हूँ, तो रशिया चाइना की सरकारें इस बात से भयभीत हैं कि वहाँ पर कोई डेमोक्रेसी का झंडा तो नहीं उठा लेगा, और अमेरिका ब्रिटेन इस बात से भयभीत है कि यहाँ पर कोई कम्युनिज्म का झंडा तो नहीं उठा लेगा, क्योंकि खुद में ही दोनों सिस्टम उस लेवल पर सफल नहीं है, एक लेवल पर फेलियर में है लोगों को सेटिस्फाई करने को लेकर के। इसलिए सरकारें अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रही हैं। इसकी वजह से आवाज़ दबाने का काम बहुत ज़बरदस्त होगा। तो जो फ्री आइडियाज़ हुआ करते थे, जो ट्रू डेमोक्रेसी के कंसेप्ट थे, वो आपको सप्रेस होते नज़र आएंगे। और मोर ओवर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं, डेमोक्रेटिकली रन गवर्नमेंट हैं, जो खुद को बताती थी, वो यहाँ पर आपको एक टोटलिटेरियन वे में रूल करती हुई नज़र आएंगी। तो वो आवाज़ दबाती नज़र आएंगी, यानी कि जो अपोजिट आइडियोलॉजी रखने वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको सप्रेस किया जाएगा, उन लोगों को अंडरग्राउंड करा दिया जाएगा, ख़त्म करा दिया जाएगा इस दौर में, और अल्टीमेटली ये एक टोटलिटेरियन रूल का कंसेप्ट दिखेगा आपको। इनफैक्ट वो कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक हैं, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। और कोल्ड वॉर की आड़ में तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से चला है पूरे विश्व भर में। अगला है द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। देखिए, कोल्ड वॉर 1945 से लेकर के जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया सितंबर 1945 में, तब से लेकर के 1991 तक जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, तब तक के बीच में एक लंबा कार्यकाल रहा कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर की बात करें तो इसमें होता ये है कि जो कंट्रीज़ जिनके बीच में कोल्ड वॉर चल रही है, यहाँ पर अगर हम देखें तो मान लीजिए अमेरिका, और अगर हम देखें तो उसके ओपोनेंट में रशिया, तो इनके बीच में कोल्ड वॉर चल रही है, तो ये डिप्लोमेटिकली आपस में कनेक्टेड रहेंगे। किसी भी तरह की कोई कॉवर्ट वॉर नहीं होगी, कोई क्लैश नहीं होगा, फ्रंटल अटैक नहीं करेंगे एक दूसरे पर, डिप्लोमेटिकली कनेक्टेड हैं, हर तरह की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में मिलेंगे एक दूसरे के साथ, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलेंगे, बातचीत होगी, सीधे युद्ध नहीं होगा। लेकिन दोनों ही कंट्रीज़ में, दोनों ही ब्लॉक्स में, ये कंट्रीज़ जिन ब्लॉक्स को लीड कर रही हैं, उन दोनों ही कंट्रीज़, उन दोनों ही ब्लॉक्स में ज़बरदस्त वे में चार्जेस और काउंटर चार्जेस की गेम चलेगी। चार्जेस लगाए जाएंगे विश्व स्तर पर, किसी भी इलिसिट एक्ट के लिए एक कंट्री दूसरे पर, एक ब्लॉक दूसरे पर चार्जेस लगाएगा, और वो फिर इन पर काउंटर चार्जेस लगाएंगे। इसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया और प्रोपेगेंडा प्ले करेगा। तो मीडिया काउंटर चार्जेस की गेम चलता रहेगा। और विश्व भर में दोनों आइडियोलॉजीज़ खुद को थ्रस्ट करना चाहेंगी, दोनों अपना प्रसार बढ़ाना चाहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स अपने कंट्रोल में लाना चाहेंगी। और इसको हमने देखा भी था, एक तरफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बढ़ती चली जा रही थी, जिसे लीड रशिया कर रहा था, चाइना कर रहा था, और उसके एक्सपेंशन को रोकने के लिए अमेरिका के द्वारा कंटेनमेंट पॉलिसी, कंटेनमेंट के नाम पर एक तरह से अमेरिका अपना यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना चाहता था। लेकिन ये जो कोल्ड वॉर है, इसके बीज बहुत पुराने हैं, ये भी समझना ज़रूरी है। 1942-43 में ही ऐसा माना जाता है कि कोल्ड वॉर के बीज लग चुके थे। उसका उदाहरण ये है कि मैंने आपको कल बताया था कि कोल्ड वॉर के दौरान जो कोर्स मैंने आपको सारा पढ़ाया, तो उसमें ये था कि 1942 से मिड के बाद से रिवर्सल होना शुरू हो गया था। एक्सिस पावर जो है वो वीक पड़नी शुरू हो गई थी, जैसे कि जापान, इटली और जर्मनी, अब वो डिफेंसिव मोड में आ चुके थे। थोड़ी समय में 1943 में वो रिट्रीट मोड में भी चले जाएंगे और फिर डिफीट हो जाएंगे। ऐसे में हो ये रहा था कि ईस्टर्न फ्रंट पर रशिया जो है वो तेज़ी से जर्मनी के द्वारा ऑक्यूपाइड कंट्रीज़ को लिबरेट कराता चला जा रहा था। ऐसे में रशिया के द्वारा ये कहा जा रहा था कि जर्मन अग्रेशन मुझ पर रिड्यूस हो, यानी कि रशिया पर जर्मन एग्रेशन रिड्यूस हो। इसके लिए वो बार बार ये कह रहा था ब्रिटेन को, अमेरिका को, क्योंकि इनके बीच में अलायंस हो गया था एक पॉइंट पे आकर के, ब्रिटेन, अमेरिका एंड रशिया के बीच में अगेंस्ट द फासिस्ट फोर्सेस। तो वो बार बार ये कह रहा था ब्रिटेन और अमेरिका को कि आप सेकंड फ्रंट खोल दीजिए, आप वेस्ट में सेकंड फ्रंट ओपन करिए, ताकि
जो जर्मनी है वो दो फ्रंट पर एंगेज हो जाए, इसकी वजह से जो